हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे, निरंतर प्रयत्नशील होंगे कि कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। इसी क्रम को जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपी एपीओ को सामने रखते हुए, जो कि 10 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है, हमने क्रैश कोर्स चला रखा है और जिसके लिए हमारी नियमित वीडियोस आ रही हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर डिस्कस करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम को, और आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 को। इससे पहले हमने प्रियम्बल को डिस्कस किया था और प्रियम्बल के साथ ही साथ धारा 1 को हमने डिस्कस किया था। धारा 2 जो है, मैं यहां पर आपको बता दूं, जबकि मैंने जिस दिन जो है पहले दिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ओवरव्यू बताया था, पूरे एक्ट के बारे में बताया था, इसका इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर जो था उसमें यह बताया था कि जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हम जानते हैं 3 पार्ट हैं, 11 अध्याय हैं और एक अनुसूची भी होती थी। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में से अनुसूची को और धारा 2 को 1938 के संशोधन अधिनियम द्वारा निश्चित कर दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे धारा 3 की। जब हम धारा 3 की बात करेंगे तो धारा 3 का टाइटल जो है वो है निर्वचन खंड। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 10 पदों को जो है परिभाषित किया गया है, यानी कि 10 शब्दों की परिभाषा दी गई है। न्यायालय की, तथ्य की, सुसंगत की, विवादक तथ्य की, दस्तावेज, साक्ष्य, साबित, नासाबित, साबित नहीं हुआ और भारत। इसी के साथ साथ अब हम विस्तार पूर्वक एक एक शब्द पर चर्चा करेंगे, लेकिन इन शब्दों पर चर्चा करने से पहले हम जानेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कि आप चाहे किसी भी अधिनियम को ले लें, चाहे तो आप सिविल प्रक्रिया संहिता को ले लें, दंड प्रक्रिया संहिता को ले लें, भारतीय संविदा अधिनियम को ले लें, संपत्ति अंतरण अधिनियम को ले लें, माल विक्रय अधिनियम को ले लें, भागीदारी अधिनियम को ले लें या भारतीय साक्ष्य अधिनियम को ले लें। हर अधिनियम में एक धारा होती है जो या तो निर्वचन खंड के नाम से होती है या परिभाषण खंड के नाम से होती है, और उसमें कुछ शब्द दिए होते हैं जिन शब्दों को जो है अधिनियम में परिभाषित किया गया होता है। तो पहली चीज मैंने आपको पहले बताया कि जिन शब्दों की परिभाषा निर्वचन खंड या परिभाषण खंड में दी गई है, तो उस शब्द का अर्थ उस परिभाषा के अनुसार लिया जाएगा, और जिस शब्द को अधिनियम में प्रयुक्त किया गया है लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है, तो उसका सामान्य अर्थ लिया जाएगा, यानी कि उसका प्राकृतिक अर्थ लिया जाएगा। जब विधानमंडल किसी शब्द का भिन्न अर्थ देना चाहता हो, यानी कि जब विधानमंडल किसी शब्द का भिन्न अर्थ देना चाहता हो, अलग अर्थ देना चाहता हो, जब ऐसे शब्द को वो जो है परिभाषित करता है। सामान्यतः विधानमंडल 3 कारणों से, 3 कारण हैं जब जिनकी वजह से विधानमंडल शब्दों को परिभाषित करता है। जब विधानमंडल किसी शब्द को उसके प्राकृतिक अर्थ से, यानी कि उसके सामान्य अर्थ से संकीर्ण अर्थ देना चाहता हो, जो उसका अर्थ है, प्राकृतिक अर्थ है, उसका उस प्राकृतिक अर्थ से यानी कि सामान्य अर्थ से संकीर्ण अर्थ देना चाहता हो, नैरो मीनिंग देना चाहता हो, तो उस शब्द को परिभाषित करता है। और जब आप परिभाषण खंड में देखेंगे जहां पर शब्द लिखा होगा मीन्स, अगर जो किसी परिभाषा के साथ मीन्स शब्द यूज हो रहा है, मीन्स, जहां पर शब्द मीन्स यूज हुआ है या शब्द मीन्स प्रयुक्त हुआ है, इसका मतलब है कि विधानमंडल इस शब्द का जो है संकीर्ण अर्थ देना चाहता है। जैसा कि हम बात करेंगे भारत की, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में की धारा 3 में जो निर्वचन खंड है और उसका लास्ट खंड जो है भारत, वो भारत को परिभाषित करता है। अगर जो जनरली हम भारत का अर्थ देखें, भारत क्या है, तो भारत है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत है। लेकिन मैंने क्या कहा
कि जब विधानमंडल किसी शब्द का उसके सामान्य अर्थ से संकीर्ण अर्थ देना चाहता हो, नैरो मीनिंग देना चाहता हो, तो उस शब्द को परिभाषित करता। तो यहां पर क्या लिखा, इंडिया मीन्स होल टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर को जो है भारत का भाग नहीं माना, भारत नहीं माना इस परिभाषा के अनुसार। तो क्या हुआ कि भारत का जो है नैरो मीनिंग लिया। पहला तो हुआ कि जब विधानमंडल किसी शब्द को उसके सामान्य यानी कि उसके प्राकृतिक अर्थ से छोटा अर्थ देना चाहता हो, संकीर्ण अर्थ देना चाहता हो, तो उस शब्द को जो है परिभाषित करता है। और दूसरा कारण यह है कि जब विधानमंडल किसी शब्द को उसके सामान्य अर्थ से व्यापक अर्थ देना चाहता हो, जब विधानमंडल किसी शब्द को उसके सामान्य अर्थ से या उसके प्राकृतिक अर्थ से व्यापक अर्थ देना चाहता हो, तो उस शब्द को क्या करता है, परिभाषित करता है। और इसके लिए वर्ड्स यूज होता है इंक्लूड्स। जैसे कि आप तथ्य को देखोगे, वहां पर शब्द हुआ है यूज, फैक्ट जो है परिभाषा को जब पढ़ोगे तो जब फैक्ट परिभाषा को जब आप परिभाषा को पढ़ोगे तो शब्द है न्यायालय। तो न्यायालय यानी कि न्यायालय के अंतर्गत आते हैं सभी मजिस्ट्रेट, सभी न्यायाधीश और मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। यानी कि इस परिभाषा में उन व्यक्तियों को भी न्यायालय के अंतर्गत माना जो साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत है। यानी कि इससे हमें पता चला कि जो न्यायालय का सामान्य अर्थ है, विधानमंडल यहां पर न्यायालय का जो है व्यापक अर्थ लेना चाहता है। अगली चीज, दो कारण हो गए कि जब उसके सामान्य अर्थ से संकीर्ण अर्थ देना चाहता हो, जब उसके सामान्य अर्थ से व्यापक अर्थ देना चाहता हो, और तीसरा कारण है कि जब विधानमंडल किसी शब्द को उसके सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ देना चाहता हो, तो उस शब्द को परिभाषित करता है। और वहां पर शब्द यूज होता है मीन्स एंड इंक्लूड्स। मीन्स एंड इंक्लूड्स, जैसा कि हम देखेंगे फैक्ट के साथ क्या लिखा, मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो यहां पर बात समझ में आई। तीन कारण है कि जब न्यायालय किसी शब्द को उसके सामान्य अर्थ से संकीर्ण अर्थ देना चाहता है, तो उस शब्द को परिभाषित करता है, और ऐसे शब्द के साथ वर्ड यूज होता है मीन्स। जब न्यायालय किसी शब्द को उसके सामान्य अर्थ से व्यापक अर्थ देना चाहता है, तो उस शब्द को परिभाषित करता है, और उसके साथ यूज होता है शब्द इंक्लूड्स। और जब न्यायालय किसी शब्द को उसके सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ देना चाहता हो, तो उस शब्द को परिभाषित करता है, और उसके साथ टर्म यूज होता है मीन्स एंड इंक्लूड्स। इसे पढ़ने के बाद अब हम एक एक करके परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है, पहली परिभाषा है न्यायालय, और उसमें सीधा सा बात कहा कि न्यायालय के अंतर्गत आते हैं सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट, और साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं मध्यस्थों के सिवाय। यहां पर आपको बार बार यह पूछा जाएगा कि न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन आता, तो इस चीज को रट लेना कि जो मध्यस्थ है वो न्यायालय के अंदर इंक्लूड्स नहीं है। तो क्या कहा न्यायालय की परिभाषा में, सीधी सी कही कि न्यायालय के अंदर आते हैं सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत, लीगली अथोराइज्ड टू टेक एविडेंस, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं मध्यस्थों के सिवाय। इसके बाद दूसरी परिभाषा है तथ्य की। याद रखना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तथ्य को विशेष अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, विशेष अर्थ में। और क्या कहा परिभाषा में कि तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आती है ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। अब ये इंद्रिय क्या है, यानी कि जिन्हें हम इंद्रियों से जो है महसूस कर सकें। मानव के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। ऐसी कोई भी चीज
जिसे हम अपनी इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकें, वो एक तथ्य है। जैसा कि इसके इलस्ट्रेशन आप पढ़ोगे, अमुक स्थान में, अमुक क्रम में, अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है। किसी व्यक्ति ने कुछ सुना, कुछ देखा, एक तथ्य है। कोई व्यक्ति ये है ना, तो ये वाली चीजें हमने देखी, तो क्या पता चला कि ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं का अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है। और फिर कहा कि ऐसी कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, ऐसी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। तो यहां पे जनरली जब हमने साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत तथ्य की बात की, तो तथ्य के अंदर हमने क्या देखा कि तथ्य से अभिप्रेत है, उसके अंदर आता है ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो और कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। यानी कि अगर जो हम सीधे से अर्थों में बात करें तो तथ्य का अर्थ है ऐसी कोई भी वस्तु जो अस्तित्ववान हो, जिसका अस्तित्व हो। यानी कि ऐसी कोई भी वस्तु जो अस्तित्ववान हो या जिसका अस्तित्व हो, वो तथ्य कहलाती है। याद रखना, एक ज्यूरिस्ट हुए हैं बेंथम। बेंथम ने जो है तथ्य को शारीरिक और मानसिक दो वर्गों में बांटा। बेंथम ने क्या कहा, तथ्य को जो है दो वर्गों में बांटा, शारीरिक तथ्य और मानसिक तथ्य। बेंथम के द्वारा क्या गया तथ्य का वर्गीकरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अपनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि विधि शास्त्री बेंथम ने तथ्य को दो वर्गों में बांटा, शारीरिक तथ्य और मानसिक तथ्य। और जो बेंथम के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है तथ्य का, उस वर्गीकरण को ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अपनाया गया है। सही है, यही क्वेश्चन आते हैं। अगर जो इससे ज्यादा हम इसे जो है कभी आगे मौका मिलेगा तो विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, क्योंकि ये जो है इन परिभाषाएं अपने आप में इतनी विस्तारित हैं। सही बात मैं अगर जो कहूं, ये गागर में सागर हैं, गागर में सागर हैं, अपने अंदर अथाह चीजों को समेटे हुए हैं। भविष्य में कभी वक्त मिलेगा तो एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्योंकि यहां पर अभी हम ज्यादा जो है गहराई से उन्हें डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है, ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है क्या कि यूपी एपीओ के एग्जाम को क्रैक करना, और ये क्रैश कोर्स है। इसके बाद अगली परिभाषा है सुसंगत। जब हम अधिनियम की बात करें तो अधिनियम में सुसंगत की क्या परिभाषा दी है, कहा है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है। एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में, इस अधिनियम के उपबंधों में, यानी कि धारा 6 से 55 तक इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट। तो यहां पे ये उपबंध किनके उपप्रति निर्दिष्ट कर रहा है, धारा 6 से 55 तक के एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में किसी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त है, यानी कि उस तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ है। एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से सुसंसक्त है। यानी कि ये जो कहा कि इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट, यानी कि यहां पर आएगा धारा 6 से 55 तक जो सुसंगति की बात की है, अगर जो उससे कहीं से भी ये संबंधित है। देखें, याद रखना, अधिनियम में सुसंगत शब्द की परिभाषा नहीं दी है, सिर्फ ये तो बताया कि जो इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी प्रकार से संसक्त है, वो जो है सुसंगत तथ्य है। लेकिन सुसंगत क्या है, सुसंगत शब्द को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि सुसंगति से अभिप्रेत है दो तथ्यों के बीच संबंध, सुसंगति से अभिप्रेत है दो तथ्यों के बीच संबंध, और वह संबंध इस प्रकार का होना चाहिए कि एक का अस्तित्व या अनस्तित्व दूसरे पर आश्रित हो। मैं दोबारा बता रहा हूं कि अधिनियम में कहीं पर भी सुसंगत शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है कि सुसंगत क्या होता है। तो हम इसका मोटे तौर पर जब अर्थ देखेंगे तो क्या है कि सुसंगति से अभिप्रेत है दो तथ्यों के बीच संबंध,
और वह संबंध इस प्रकार का है कि होना चाहिए कि एक का अस्तित्व या अनस्तित्व दूसरे पर आश्रित हो। सुसंगति का क्या अर्थ है कि दो तथ्यों के बीच संबंध, और वह संबंध इस प्रकार का होना चाहिए कि एक का अस्तित्व या अनअस्तित्व दूसरे पर आश्रित हो। लेकिन जब हम विधि की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से सुसंगत शब्द का अर्थ जानेंगे तो कहेंगे, देखेंगे हम कि सुसंगत तथ्य वे तथ्य हैं जो स्वयं विवादक नहीं होते। क्या कहा कि सुसंगत तथ्य वे तथ्य हैं जो स्वयं विवादक नहीं होते, परंतु विवादक तथ्य से इस प्रकार संबंधित होते हैं कि उससे विवादक तथ्य अति अधिसंभाव्य या अति अनधिसंभाव्य या असंभव हो जाते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि सुसंगत तथ्य वे तथ्य हैं जो स्वयं विवादक ना होते हुए बल्कि विवादक तथ्य से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि वो विवादक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को बताते हैं। क्या कहा, दोबारा से याद रखना कि सुसंगत तथ्य, मैं विधिक अर्थ की बात कर रहा हूं कि सुसंगत तथ्य वे तथ्य होते हैं जो स्वयं विवादक ना होते हुए बल्कि विवादक तथ्य से इस प्रकार जुड़े हुए होते हैं कि वो विवादक तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व को स्पष्ट करते हैं, या जिसके द्वारा विवादक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का पता चलता है। इसके अलावा और जो परिभाषाएं हैं, अभी हमने सिर्फ 3 परिभाषाओं को डिस्कस किया है। इसके अलावा जो ये 7 परिभाषाएं बची हुई हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपको इससे फायदा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।